गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास यानी कल की जो क्लास है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज अपन इसमें ले रहे हैं कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। देखिए, किसी भी वस्तु का या कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए उसके अंदर कुछ एक्सपेंडिचर अपने को करने पड़ते हैं और उस एक्सपेंडिचर का उस गुड्स के प्रोडक्शन से उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा संबंध होता है इसके अंदर। ठीक है, यदि किसी वस्तु का यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सी लागतें उसके ऊपर करनी पड़ती है, जैसे मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स वगैरह काफ़ी कुछ उसके ऊपर करने के बाद अपने को जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त होता है। तो इसके अंदर जो कॉस्ट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बड़ा इसके अंदर दो प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए और एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो अपन जो सबसे पहले जो इसके अंदर कॉस्ट और आउटपुट रिलेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसके अंदर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट पीरियड के अंदर बेटा जो लागत है उनके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर पहला टाइप है वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो तो उसके ऊपर जो लगने वाली जो टोटल एक्सपेंसेस है वो क्या कहलाती है, उसकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। यानी किसी गुड्स को बनाने के अंदर आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, जिसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर है उन सब का जो टोटल है वो क्या कहलाती है, उसकी कॉस्ट कहलाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। यदि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो टोटल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती है। यदि आप प्रोडक्शन आपका डिक्रीज कर देते हो, कम कर देते हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट है और प्रोडक्शन है उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सीधा संबंध होता है। यदि आप प्रोडक्शन की यूनिट्स इंक्रीज करोगे तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और यदि आपने प्रोडक्शन को है ना एज ए स्टेबल कर दिया, रोक दिया, उसकी कॉस्ट उतनी रहेगी। यदि आपने प्रोडक्शन को कम कर दिया तो टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसके अंदर। तो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर नॉर्मली बेटा दो प्रकार की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब दूसरी कॉस्ट इसके अंदर आई अपनी फिक्स कॉस्ट। बड़ा इसके अंदर दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर वैसे बड़ा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी पार्ट होता है, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट को इसमें कंसीडर नहीं किया, तो अपन इसके अंदर दो ही कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो एक बार अपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, लगा दिया, उसके बाद में उस कॉस्ट के अंदर ना तो वो इंक्रीज होती है और ना ही वो प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज होती है, वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट। है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अपन किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन करने के लिए मान लीजिए अपने बिल्डिंग है वो इसके अंदर रेंट पे ली है, जिसका किराया रेंट है वो फिक्स कॉस्ट होगी। उस फैक्ट्री के अंदर, उस प्रीमिसेस के अंदर रहने वाला जो सुपरवाइजर है जो अपने एज ए फैक्ट्री के अंदर रख रखा है, उसको किया गया पेमेंट वो भी फिक्स एक्सपेंसेस है, क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स है, वो प्रोडक्शन के अंदर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो वो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। इसके अलावा बेटा अदर जैसे चार्जेस हैं, यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, कैपिटल वगैरह उसके अंदर इन्वेस्ट किए, या आपने उसके अंदर लोन वगैरह उसके लिए लिया, उसका इंटरेस्ट चार्जेस है, वो भी एक फिक्स पार्ट है। यदि आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा रखी, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस करवा रखी, तो उसका जो इंश्योरेंस चार्जेस है, बीमा वे है, वो भी उसका फिक्स एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार की जो एक्सपेंसेस है, अब ये एक्सपेंसेस इस प्रकार के हैं, चाहे आप उसके अंदर प्रोडक्शन करिए चाहे मत कीजिए, लेकिन ये कॉस्ट है जो आपने इसके अंदर लगा दी, ये कॉस्ट बड़ा एज इट इज रहेगी, इसके अंदर ना तो कमी होगी ना इसके अंदर वृद्धि होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, वो क्या कहलाती है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कहलाती है इसके अंदर। ठीक है,
थर्ड टाइप की कॉस्ट है इसके अंदर अपना, वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यानी इसको बोलते हैं बेटा हिंदी के अंदर परिवर्तनशील लागत। अब परिवर्तनशील लागत वो कॉस्ट होती है बेटा जो प्रोडक्शन के साथ या तो इंक्रीज होती है और या प्रोडक्शन को डिक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट में भी इसी का फॉर्मूला, लेकिन बेटा टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट इंक्लूड हो जाता है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं होती है जिस प्रोपोर्शन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन को यदि आप बढ़ा रहे हो तो वो कॉस्ट बड़ा इंक्रीज हो जाती है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट। यदि आप एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल उसमें यूज करना पड़ेगा। लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट है वो अपने को उसमें लगानी पड़ेगी। अदर जो एक्सपेंसेस जो इसके अंदर वेरिएबल नेचर के जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे फ्यूल है, पावर है ना, इस प्रकार का जो है स्टोर्स वगैरह है, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा इनको प्रोडक्शन के साथ ही इनके अंदर परिवर्तन होता है, तो ये कॉस्ट क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, और इनका जो रिलेशन होता है वो बड़ा आउटपुट के साथ होता है, प्रोडक्शन के साथ होता है। प्रोडक्शन के साथ इन कॉस्ट का जो रिलेशनशिप जो देखा जाता है वो कहलाता है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। यदि ये शॉर्ट पीरियड के लिए तो ये शॉर्ट टर्म हो जाता है या शॉर्ट पीरियड हो जाता है, यदि अपन इसको लॉन्ग पीरियड के लिए एनालिसिस करें तो ये अपना लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो आउटपुट और इसके अंदर कॉस्ट और आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर बड़ा यदि शॉर्ट टर्म पूछा जाए तो इसके अंदर पहली अपनी है टोटल कॉस्ट, जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। फिक्स कॉस्ट है वो कॉस्ट होती है बेटा तो प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण उसमें कोई चेंज नहीं होते, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के अंदर चेंज होने के कारण अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है इंक्रीज होती है या अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है, तो वो क्या लगती है? वेरिएबल कॉस्ट। अब इन कॉस्ट को बेटा अपन एक डायग्राम या टेबल के द्वारा भी अपन बता सकते हैं। जैसे अपन एक टेबल ले रहे हैं, इसके अंदर इसका रिलेशनशिप अपने को देखना है। यहां पे अपन लिखते हैं जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स, उसके बाद में फिक्स कॉस्ट और यहां ले लेते हैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट। और जब बड़ा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का अगर अपन इंक्लूड कर दे, ऐड कर दें, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा इसके अंदर अपन ने सबसे पहले प्रोडक्शन की यूनिट की जैसे 0 प्रोडक्शन है, फिक्स कॉस्ट है वो अपनी 100 है। देखिए फिक्स कॉस्ट का भी मैंने बताया बेटा कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, चाहे प्रोडक्शन 0 चाहे मैक्सिमम कैपेसिटी पर करो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, तो ये अपना प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसके अंदर 100 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है बेटा यदि अपन 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी है? 100 है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी इसके अंदर? 100 लगेगी, है ना। तो इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 200। फिर अगर अपन 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कॉस्ट बेटा 100 है, ये कितनी है? 120 है, तो इसके अंदर ये टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 220। फिर बेटा इसके अंदर 30 है, तो इसके अंदर अपना कितना हो जाएगा? 240 टोटल कॉस्ट। इसके अंदर 300 और 350। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। ये अगर इसको अपन नेचर वाइज देखते हैं, फिक्स कॉस्ट है बेटा देखिए प्रत्येक स्टेज के ऊपर प्रोडक्शन की फिक्स है, लेकिन यदि वेरिएबल कॉस्ट देखें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है बेटा वो इंक्रीज हो रही है। जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज हो, है ना। इसके अंदर प्रोपोर्शन बेटा कोई भी हो सकता है, प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर भी चेंज हो सकती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर भी चेंज हो सकती है। इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर ही इसका जो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको पार्ट को इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए इसके अंदर स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट अपन इसमें लेते हैं। और उनका जब अपन दोनों को बड़ा प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये क्या आ जाती है? अपनी टोटल कॉस्ट आ जाती है इसके अंदर। अब अपन इसको डायग्राम के ऊपर दिखा सकते हैं। ये O एक्सिस हो जाएगा इसका, ये Y। यहाँ पे बेटा इसके अंदर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और
वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहां पे अपन लिखेंगे आउटपुट। जो बेटा इसके अंदर फिक्स कॉस्ट होती है वो नेचर वाइज एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रूप में होती है, इसी सीधी रेखा के रूप में। तो ये अपनी है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बेटा एक सीधी लाइन के रूप में होती है, एक पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये अपन इसके अंदर इसकी फिक्स कॉस्ट बनाई बेटा, जो एक अपनी हैंडेड दे रखी है, तो ये एक सीधी लाइन के रूप में होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट होती है ना, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है बेटा, डिक्रीज होती है, वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ये इसके नेचर वाइज है इसके अंदर। और जो टोटल कॉस्ट की लाइन है, कई बार बेटा 1-2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, उससे पूछ लिया जाता है कि टोटल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट है उसको डायग्राम के द्वारा शो कीजिए या डायग्राम के अंदर दिखाइए, रेखा चित्र द्वारा दिखाइए, तो अपने को आना चाहिए। जो टोटल कॉस्ट है, कई बार क्या करते हैं बच्चे कि टोटल कॉस्ट को बेटा इसके अंदर किस तरह से दिखा देते हैं, टीसी लिख देते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपने दिखा दिया तो ये आपकी गलत हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर बेटा 0 से स्टार्ट नहीं होती है, 0 प्रोडक्शन के ऊपर कुछ कॉस्ट अपने को लगानी होती है, जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है। देखिए इस टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए टोटल कॉस्ट है वो 0 प्रोडक्शन के ऊपर भी आपकी 100 है, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर ये 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0 प्रोडक्शन के अंदर 0, क्योंकि टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। तो उस स्थिति के अंदर अपनी जो टोटल कॉस्ट है वो बेटा टोटल कॉस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, ये इसकी टीसी है टोटल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है हमेशा ज्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर अपनी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का बेटा ये डायग्राम है और ये टेबल है, इसके द्वारा अपन शो कर सकते हैं। तो ये आउटपुट और कॉस्ट रिलेशनशिप, कॉस्ट और आउटपुट रिलेशनशिप के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर कॉस्ट है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप से किया गया है, जिसके अंदर पहली टोटल कॉस्ट है, दूसरी बेटा फिक्स कॉस्ट है और तीसरी इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वैसे इसके अंदर ज़्यादा ऐसा है नहीं, इसका वेरिएबल कॉस्ट है उसकी कुछ नेचर भी होती है। नेचर क्या होती है बेटा कि यदि वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, यानी अनुपातिक चेंज होती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बढ़ती है टोटल कॉस्ट, ये सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यदि वेरिएबल कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन यूनिट है, वो प्रोपोर्शनेट जितनी यूनिट में चेंज हो उतना ही वेरिएबल कॉस्ट में यदि चेंज होती है, तो अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे चेंज होती है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आगे बढ़ती है, यानी सीधी रेखा के रूप में होती है। यदि अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो यदि इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर इंक्रीज होती है, तो उसका जो डायग्राम बेटा वो अपना इस टाइप से होता है, ठीक है। यदि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर इंक्रीज होती है, तो बढ़ती हुई दर से यदि बढ़ती है तो ये सीधी रेखा के रूप में इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर इस प्रकार से होती है। और यदि बेटा अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज तो होती है, लेकिन यदि डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर होती है तो वेरिएबल कॉस्ट है वो इस शेप के अंदर होती है, ठीक है। तो ये भी अपना एक इसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेरिएबल कॉस्ट की। यदि वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है तो इस वे में चेंज होगी, और यदि डिक्रीजिंग ट्रेंड में चेंज होती है तो इसके अंदर अपना जो थर्ड इसका डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। वैसे ये अपनी नॉलेज के लिए, बाकी इसके अंदर कोई बुक के अंदर इतना कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है। अब अपन इसके अंदर बड़ा लेते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है कि कई बार पूछा जाता है इसके अंदर इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर आपको इंपॉर्टेंस पूछा जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए किसके बीच में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तो अपन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ वो अपन इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं बेटा इसके अंदर, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट
बोथ टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी इन शॉर्ट पीरियड। यानी जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों ही प्रकार की कॉस्ट है, वो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर कि फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, उन दोनों ही कॉस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड इसके अंदर दे रखा है विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ओनली वेरिएबल कॉस्ट अंडरगो चेंजेस बट फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि यदि आप प्रोडक्शन की क्वांटिटी के अंदर चेंज करते हो विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ओनली वेरिएबल कॉस्ट अंडरगो चेंजेस, है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसी के अंदर चेंजेस आते हैं, बट फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स एट ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी जितनी भी प्रोडक्शन की स्टेज है उन सब के अंदर फिक्स रहती है। बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट आर रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड ओनली। यानी जो दोनों ही प्रकार की कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट बेटा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वो दोनों ही शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी फैक्टर है वो टोटल वेरिएबल होते हैं, इसलिए उसके अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं देखने को मिलती है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलती है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, यानी जो ये पहला इसके अंदर दोनों प्रोडक्शन की क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है, दूसरा बेटा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज होती है लेकिन फिक्स रिमेन कांस्टेंट रहती है। दोनों ही कॉस्ट है वो रिलेटेड होती है शॉर्ट पीरियड से। फोर्थ पॉइंट अपन लिख सकते हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिफरेंस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी किसी भी प्राइस का डिटर्मिनेशन करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट है और वो वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कोई भी प्रोड्यूसर है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट पीरियड के लिए अपना उत्पादन है तब तक जारी रख सकता है, प्रोडक्शन को तब तक करेगा, कंटिन्यू तब तक रखेगा जब तक उसको वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहे। क्योंकि जो फिक्स स्ट्रक्चर उसका लगना है, जो कॉस्ट लगनी है वो तो लग चुकी, उसके अंदर तो उसका कोई चेंज है कर ही नहीं सकता। लेकिन यदि उसको वेरिएबल कॉस्ट यदि नहीं मिलेगी, उत्पादन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट उसको प्राप्त नहीं होगी, तो वो उत्पादन को जारी नहीं रखेगा बल्कि अपने उत्पादन को बंद कर देगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर यानी वो कम से कम इतना प्राइस वो उसको जरूर चाहिए कि इतना प्राइस उसका डिटर्मिनेट जरूर होना चाहिए जिससे उसकी वेरिएबल कॉस्ट है उसको प्राप्त होती रहे। और यदि उसको वेरिएबल कॉस्ट की प्राप्त नहीं होगी तो वो अपना प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, उत्पादन को बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बेटा इसके अंदर डिफरेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज अप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड ओनली बिकॉज लॉन्ग टर्म इन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। ये देखिए मैंने वैसे पहले भी बता दी बेटा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस या डिफरेंस या अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पूछा जाए तो अपनी इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर अपना इंपॉर्टेंस के अंदर भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी लिख सकते हो या डिफरेंस के अंदर भी अपन इसको पुट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बेटा इसका अपना था इंपॉर्टेंस, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके अंदर जो एवरेज कॉस्ट है वो अपन ले रहे हैं इसके अंदर। एवरेज कॉस्ट, देखिए औसत लागत होती है, औसत लागत का मतलब एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, जिसके अंदर अपन फर्स्ट ले रहे हैं वो है अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं AFC। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है यदि उसको प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त करने के लिए यानी जितनी भी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं किससे बेटा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एएफसी प्राप्त होगा, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त हो सकती है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कैसे प्राप्त होती है कि जितनी अपनी फिक्स कॉस्ट अपने प्रोडक्शन के अंदर लगा रखी है उस प्रोडक्शन की यूनिट को अपन क्या करते हैं कि डिवाइड से करते हैं कि इसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड करने पर अपन एवरेज वे फिक्स कॉस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि बड़ा इसको डायग्राम के अंदर अपन दिखाएं एवरेज फिक्स कॉस्ट को, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो अपनी ठीक है कॉन्वेक्स होती है बेटा इसके अंदर, है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप के अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट बढ़ेगी तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को बड़ा टच नहीं करती है। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये डाउनवर्ड स्लोप के अंदर होती है लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करती है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट है चाहे आप प्रोडक्शन की कितनी भी यूनिट बना लीजिए वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है इसके अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल जो फिक्स कॉस्ट अपने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाला है उसी की तरह से बेटा कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि अपन प्रोडक्शन की यूनिट से डिवाइड कर दें तो अपनी क्या आ जाती है, ABC आ जाती है इसको डिवाइड करने। ठीक है, तो अपनी जितनी भी प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको यदि प्रोडक्शन की यूनिट से यदि डिवाइड कर दें, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यदि डिवाइड कर दें तो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है बेटा वो अपने आप में यू शेप ली होती है। ठीक है, यानी यू आकार की होती है, क्योंकि देखिए इसका जो आकार होता है ना ये इस टाइप से होती है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों, क्योंकि जैसे बड़ा प्रोडक्शन की यूनिट आप इंक्रीज करते हो तो उस स्थिति के अंदर आपकी पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बड़ा डिक्रीज होती रहती है। एक पॉइंट के अंदर ये मिनिमम हो जाती है, फिर भी आप यदि प्रोडक्शन स्टार्ट रखते हो तो ये कॉस्ट है वो एक पॉइंट के बाद में मिनिमम होने के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसकी जो आकृति है इसका जो शेप है वो यू शेप की होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है एवरेज कॉस्ट के अंदर ही वो है अपना एवरेज कॉस्ट, ये बड़ा इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट के अंदर एसी लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट अपन कैसे अराइव करते हैं बेटा, एवरेज कॉस्ट प्राप्त करने के लिए जो अपनी टोटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। एवरेज कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और एवरेज कॉस्ट है वो भी यू शेप के अंदर होती है, जैसे अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उसी शेप के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है बेटा वो क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है पर यूनिट, और डिक्रीज होने के बाद में एक पॉइंट के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी यू शेप डी होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर एवरेज कॉस्ट के अंदर ही अपना नेक्स्ट पार्ट और है वो है अपनी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इसको वैसे शॉर्ट में बोलते बड़ा एमसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी से जो प्राप्त होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। बेटा इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू।
जितनी आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ है वो और डिवाइड कर दीजिए इसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी, तो इससे जो प्राप्त होती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। वैसे बेटा शॉर्ट पीरियड के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मानी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। इसका शेप भी बड़ा अपना यू शेप की होती है, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी अपनी इस शेप में होती है, ठीक है। तो यदि बड़ा अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर एवरेज कॉस्ट के बारे में पूछा जाए तो इसके अंदर सबसे पहले आती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट को यदि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दे तो अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। फिर अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद में एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बाद में अपने मार्जिनल कॉस्ट है, ये अपने देखिए इसके अंदर ये जो कॉस्ट है बेटा ये क्या कहलाती है, अपनी एवरेज कॉस्ट कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। कई बार बेटा इसके अंदर अपना एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक टेबल दी होती है जिसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट बेटा, टोटल कॉस्ट है ना, ये सब कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन आपसे करवा ली जाती है। तो वो अपन बेटा इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। यदि हाँ कई बार बेटा एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसके अंदर जितनी भी एवरेज कॉस्ट है उसको एक ही डायग्राम के अंदर आपको पुट करवा लेता है, एक ही डायग्राम के अंदर आपको रखवा लेता है। तो वो अपने को डायग्राम में कैसे दिखाना है इसको, बहुत सिंपल सा, पीछे तो बेटा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन का पैटर्न था, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर काफी बार एवरेज कॉस्ट है उसको डायग्राम पर शो करने के लिए आए हुए हैं। ओनली एक डायग्राम बनाना है जिसमें जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें अपने लिए बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इसको एक ही डायग्राम के अंदर अपने को दिखाना है। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और उसके अंदर टेबल है, टेबल के अंदर बड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ये फॉर्मूले अपने जो लिखे ना बेटा इसको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन भी काफी बार आए, ठीक है। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल क्लास आएगी उसके अंदर बेटा अपन इसको टेबल के द्वारा और डायग्राम के द्वारा इसको शो करेंगे। डायग्राम के द्वारा वैसे तो अपन इसको शो किए, लेकिन एक ही डायग्राम के अंदर जितने भी एवरेज कॉस्ट है उनको कैसे शो करते हैं और टेबल के अंदर जितनी भी कॉस्ट है उनका कैलकुलेशन अपन किस प्रकार से करेंगे वो अपन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए बड़े ओके।